साथियों नमस्कार। पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार यानी पलटू प्रदेश में आजकल रोज रोज एक पुल भर भरा के गिर रहा है। ये बिल्कुल पैटर्न बन गया है। और ये पुल क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कौन गिरवा रहा है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अभी पिछले 3 दिनों में बिहार में 3 पुल गिरे हैं। पहला पुल गिरा अररिया में, जो सीमांचल का एक हिस्सा है, सीमांचल का एक जिला है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ। वहां एक पुल धड़ाम से गिरा। उसके बाद एक दूसरा पुल गिरा, वो गिरा सीवान में। सीवान में 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला ये पुल था, दरौंदा प्रखंड और महाराजगंज प्रखंड। इन दोनों प्रखंडों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जा रहा था। वो पुल अचानक धड़ाम से गिर गया। उसके बाद वाला पुल गिरा, वो पूर्वी चंपारण जिले में गिरा। पूर्वी चंपारण जिला जहां का मुख्यालय है मोतिहारी। ये पुल जो गिरा वो घोड़ासहन ब्लॉक में गिरा। अब उसमें जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनका बयान आया है कि हम लोग देख रहे हैं मामला, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उधर जो पुल बनाने वाला ठेकेदार है वो कह रहा है कि आसपास के कुछ गुंडे हम लोग से पहले से रंगदारी मांग रहे थे। जब हम लोगों ने रंगदारी नहीं दी तो जो आरसीसी का स्लैब लगा था, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, उसको उन लोगों ने आकर तोड़ दिया। तो अब आरोप प्रत्यारोप में मामला उलझा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में लगभग 8 पुल बिहार में कहीं ना कहीं गिरे हैं। एक पुल जो आपको याद होगा पिछले साल गिरा था, वो सुल्तानगंज अगवानी घाट वाला पुल था। गंगा नदी पर बन रहा था और अचानक उस पुल के कुछ खंभे नदी में समा गए। वो जो पुल का ठेका है वो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इस देश की, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका मुख्यालय हरियाणा में है, हेडक्वार्टर्स हरियाणा में है। वो बना रहा था और उसमें वो मतलब सैकड़ों करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। अब आप पूछेंगे कि ये जो रोजाना रोजाना पुल गिर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो वजह मैं बताता हूँ। साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिहार की जो पूरी सरकार है वो माफिया चलाता है। ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई है। इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में हाथ पैर जोड़कर माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। ये अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है पिछले 4-5 बरस से, लेकिन इसने बेऊर जेल को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। और बेऊर जेल में इसको पलटू राम के आदेश पर कारा विभाग ने सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके पास मोबाइल है जिससे वो अपना गिरोह का संचालन करता है। 2-3 महीने पहले अनंत सिंह ने बेऊर जेल में जेल कर्मियों की पिटाई भी की थी। जो कक्षपाल होते हैं, वार्डर जिनको कहते हैं, कक्षपालों की पिटाई भी की थी। उसमें एफआईआर भी हुआ बेऊर थाने में। अनंत सिंह को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया, लेकिन पलटू राम चूंकि अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव के समय भी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर लाया गया, जिससे कि वो मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की मदद कर सके। और पलटू राम की सरकार ने बहाना ये बनाया कि अनंत सिंह को पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए उसको पैरोल पर छोड़ा गया। मैंने उसी समय पलटू राम की सरकार से पूछा था कि भाई ये पुश्तैनी जमीन का बंटवारा ही करना था तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था?
मतगणना के बाद क्या बंटवारा नहीं हो सकता था काउंटिंग के बाद? लेकिन वही बात फिर मैं बताऊंगा, जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है तो फिर कोई क्या करे। अनंत सिंह बाहर आया, पुश्तैनी जमीन का तो कुछ बंटवारा हुआ नहीं, मेरे बारे में अंट शंट बोल के चला गया। पलटू राम ने अनंत सिंह के माध्यम से मुझे धमकाने की कोशिश की। पलटू राम को मालूम नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ। खैर, अनंत सिंह अब दोबारा बेउर जेल में पहुंच गया है। तो साथियों, कहने का ये मतलब कि ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं वो सब माफिया के द्वारा संचालित होते हैं, और एक बिहार में बहुत बड़ा माफिया है जो टेंडर माफिया जिसको कहते हैं। अब ये टेंडर माफिया कैसे काम करता है वो समझते हैं। साथियों, मान लीजिए एक पुल है, उस पुल में खर्चे मान लीजिए 400 करोड़ का मोटा मोटी उसमें लागत होगा, यदि वो उस पुल को ठीक से बनाया जाए। तो उसमें एस्टिमेट क्या दिया जाएगा? एस्टिमेट उसका दिया जाएगा 800 करोड़ रुपया का, ठीक दुगना बढ़ा के एस्टिमेट दिया जाएगा। फिर पुल को बनने में समय लगेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल। उस समय में महंगाई बढ़ेगी, देर होगा, ये होगा, वो होगा, और अंत में दिखाया जाएगा कि पुल के बनने में पूरे 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और पुल में इतनी घटिया सामग्री दी जाएगी, इतना सीमेंट में बालू मिला दिया जाएगा, इतना सीमेंट में बालू मिलेगा कि पुल बनेगा टोटल 200 करोड़ में। तो अब टेंडर माफिया का खेल समझिए आप। 200 करोड़ में पुल बना, 1000 करोड़ सरकार ने उस पर खर्च किया, तो ये जो 800 करोड़ रुपया जो हुआ, ये कहाँ गया? तो वही बात है, ये सब में बंटता है। एक जो कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये सब में बंटता है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबको अपनी अपनी औकात के मुताबिक उसमें उसका कट मिलता है, उसका कमीशन मिलता है, उसका हिस्सा मिलता है। और ये बिल्कुल मतलब फिक्स्ड चीज है, बिल्कुल संस्थागत तरीके से ये भ्रष्टाचार किया जाता है। और जनता के बीच भाषण दिया जाएगा कि देखिए हमने तो विकास की आंधी बहा दी है। यहाँ की पब्लिक भी वैसे ही मूर्ख और जाहिल है, ताली पीटने लगेंगे लोग। और देखिए किस तरह से बिहार में खेल होता है, उसमें फिर मैं एक बानगी देता हूँ कि आप जानते होंगे पटना में जो बेली रोड है, जवाहरलाल नेहरू पथ है, उस पर एक बहुत लंबी चौड़ी इमारत है, वहां पर विश्वेश्वरैया भवन। विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, भारत रत्न थे, उन्हीं के नाम पर वो भवन है। इसको मिनी सचिवालय भी कहते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरैया भवन में बहुत सारे विभागों के ऑफिस चलते हैं। अब पिछले साल क्या हुआ कि विश्वेश्वरैया भवन की चौथी मंजिल में अचानक आग लग गई, बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे दमकल पहुंचे, पलटू राम शायद खुद भी पहुंच गए थे, कुछ ऐसी खबर है। तो काफी हुआ और उसमें आग में काफी क्षति हुई, काफी नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने अपने जासूस लगाए कि भाई विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी और चौथे भवन में आग लगी, ये मामला तो कुछ संदिग्ध लगता है, दाल में कुछ काला लगता है। तो मेरे जासूसों ने जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली थी। मुझे पता चला कि ग्रामीण विकास विभाग का भी उसमें ऑफिस था, और कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, इस आग लगने की घटना के कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जो है वहां से एक टीम आई थी, जिसमें बिहार में सड़कों का निरीक्षण किया था। और सड़कों के निरीक्षण में टीम ने पाया था कि बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, घोटाला हुआ है, घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है, सड़कें जल्दी टूट गई, बरसात में बह गई, वगैरह वगैरह। संयुक्त राष्ट्र की टीम फिर से आने वाली थी, और इस बार और ज्यादा गहनता से निरीक्षण होता। तो अब जो जांबाज अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार, मंत्रीगण, सफेदपोश, सबका जो नापाक गठजोड़ था वो सक्रिय हो गया, और उसने क्या किया कि उसने आग लगवा दी, विभाग में ही आग लगवा दी। अब आग लगने से क्या हुआ कि बहुत सारी फाइलें नष्ट हो गई, बहुत सारे पत्राचार नष्ट हो गए, बहुत सारे कागज पत्र नष्ट हो गए, मतलब सारे के सारे जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। अब जब सबूत ही मिट गए, सबूत ही जल गए, तो अब किस दोषी को पकड़िएगा? अब आग आग लग गई तो अब उसमें, और देखिए कितना वो शातिर वाला खेल था कि उसको आग लग क्यों लगी इसकी जांच भी विभागीय लोगों से ही करवाई गई, किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच नहीं करवाई गई। तो विभागीय लोग जब जांच करेंगे तो क्या रिपोर्ट आएगी? ऐसी ही कोई रिपोर्ट आई होगी, किस्सा तोता मैंने आया होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई।
और वो फाइल फिर बंद हो गई होगी, संचिका बंद हो गई होगी, जैसा होता है सरकार में। तो इस तरह से यहाँ पर खेल चल रहा है। अब देखिए, उसी खेल से, उसी टेंडर से जुड़ा हुआ है चुनावी बॉन्ड। ये जो सैकड़ों करोड़ के जो दिए जाते हैं टेंडर, जो ठेके दिए जाते हैं, उस ठेका में के लिए घूस कैसे लिया जाए, उसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यवस्था शुरू की, मुझे लगता है 2017 के आसपास। ये व्यवस्था थी चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था। उसमें कहा गया कि कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड दे सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से खरीद के। 1,000 रुपए का भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं, 10,000 का भी, 1 लाख का भी। और देखिए नरेंद्र मोदी किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं कि इन्होंने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड जो होगा वो आरटीआई से मुक्त रहेगा, यानी कि सूचना का अधिकार जो होता है आरटीआई, उसके तहत आप सवाल नहीं कर सकते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। उसके बाद ये क्या किया, और ये खेल पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े बड़े ठेके लेते हैं, उनसे करोड़ों करोड़, ये कोई 10 रुपया 20 रुपया की बात मैं नहीं कर रहा, 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ जैसे बड़ी बड़ी रकम चुनावी बॉन्ड में ली गई। और चुनावी बॉन्ड का लाभ हमारे पलटू राम को भी मिला, जनता दल यूनाइटेड को भी मिला। और खुद जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि श्री सीमेंट, जो बांगड़ सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, उसको बनाने वाली कंपनी है श्री सीमेंट, श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल से करोड़ों का चुनावी बॉन्ड जनता दल यूनाइटेड को मिला। सबसे अच्छा किस्सा तो था, मैंने जनता दल यूनाइटेड ने ये कहा, चुनाव आयोग से कहा है, आधिकारिक तौर पर कहा है, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि अप्रैल 2019 में हमारे कार्यालय के सामने कोई एक लिफाफा रख के चला गया। अब देखिए क्या चमत्कार है। और जब हमने लिफाफा खोला तो उसमें 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड थे, तो हमने उसको जमा करा दिया, हमारे अकाउंट में 10 करोड़ आ गए, हमको पता नहीं वो किसने दिया था। मतलब देखिए ये गुप्त दान वाली बात हो गई। तो ये रैकेट पूरे देश में तो चला ही, साथ ही साथ पूरे बिहार में चला, जहां चुनावी बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए घूस में लिए गए, रिश्वत में लिए गए, और फिर उन्हीं कंपनियों को ठेके दिए गए, या फिर उनकी सब्सिडियरी कंपनियों को, सहायक कंपनियों को, जिन कंपनियों ने सत्ताधारी दलों को चुनावी बॉन्ड दिया था। अब ये खेल देखिए कैसे कैसे होता है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एक अलग इकाई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एक मतलब चीफ हुआ करते थे, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनके बारे में कहते हैं कि वो पलटू राम के नवरत्नों में से एक है। अब एक तो अकबर बादशाह के नवरत्न लोग थे, बिरबल थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे, तानसेन थे, और एक सुशासन माफिया में भी पलटू राम के भी कुछ नवरत्न हैं। मतलब ऐसे भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो पलटू राम की हर सही गलत काम में हाथ बटाते हैं, जी हुजूरी करते हैं। तो उन नवरत्नों में से ही एक आईएएस अधिकारी पुल निर्माण विभाग के हेड थे। उन्होंने खुलेआम गलत सलत लोगों को टेंडर बांटा, और बदले में क्या हुआ, बदले में उनके पूज्य पिता को एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया, कुलपति बना दिया गया। और पटना के किसी अखबार में ये बात छापने की हिम्मत नहीं हुई कि ये क्या डील हुई है, कैसा सौदा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि अखबारों को किस तरह पलटू राम नियंत्रित करते हैं, विज्ञापन के द्वारा। आप जानते हैं कि देश में अखबारों का मूल मंत्र है कि जो विज्ञापन दाता है वही पिता और माता है। अखबारों की जो मेन कमाई होती है वो विज्ञापनों से होती है, सरकारी विज्ञापनों से। तो पटना का कोई भी अखबार यदि पलटू राम के खिलाफ 2-4 लाइन भी लिख दे तो उस अखबार को सरकारी विज्ञापन मिलने बंद हो सकते हैं, इसलिए वो अखबार चुपचाप रहते हैं। और ये जो कहते हैं ना खुला खेल फरोख्ताबादी, ये खुला खेल फरोख्ताबादी चलता रहता है। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार का ये जो मतलब माफिया वालों से संबंध है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा खुद पलटू राम से इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, ये 2001 से 2003 की बात है। उस समय नीतीश कुमार भारत
के रेल मंत्री हुआ करते थे और मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था। पटना रेल जिला में बिहार के कुल 11 जिले शामिल हैं। और उस समय लोग मजाक में कहते थे पलटू राम को कि ये भारतवर्ष के रेल मंत्री नहीं है, 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं, पूरा नालंदा और आधा पटना। तो ये जो 1.5 जिला के रेल मंत्री थे, ये साल भर यहीं बैठे रहते थे, या तो पटना में रहते थे या नालंदा में रहते थे। उस वक्त इन्होंने करोड़ों करोड़ के रेलवे जो ठेके थे वो माफिया में बांट दिए थे, बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से। आज भी मेरे पास उसके कागज हैं। और उसमें ये था कि पटना मुगल सराय खंड के सारे रेलवे ठेके जो थे वो सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेलखंड के करोड़ों के जितने रेलवे ठेके थे वो सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए थे। और पटना गया रेलखंड प्लस धनबाद डिवीजन के जितने भी रेलवे ठेके थे वो पांडव सेना नाम के एक गिरोह को दे दिए गए थे। मैं उस समय रेल एसपी था, ये सारी बातें मुझे संज्ञान में आई। मैंने विसल ब्लोअर का काम किया। विसल ब्लोअर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करता है। मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और उस पर काफ़ी पत्राचार किए, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस किए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पलटू राम ने 10 बरस तक मेरा अपना प्रमोशन रोके रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट से मुझे जीत मिली, मेरे खिलाफ सारे इल्जामों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तब पलटू राम को 10 साल पहले से प्रमोशन लेना पड़ा मुझे। मैं एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतनमान में आया। ये 2017 की बात। लेकिन उसमें भी खेल खत्म नहीं हुआ। अगले साल यानी 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, ये कहकर कि लोकहित में, ध्यान दीजिए, लोकहित में इनका रिटायर होना आवश्यक है। मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था, तो नरेंद्र मोदी और पलटू राम ने कहा कि लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में इनको रिटायर किया जाता है। आज भी मैं कोर्ट में अपना केस लड़ रहा हूं। तो ये इस तरह से माफिया काम करता है। और देखिए, ये पुल की बात चूंकि चली थी, पुल अंग्रेजों के जमाने में भी बनते थे, लेकिन वो ईमानदारी से बनते थे क्योंकि उस समय ठेकेदारों में खौफ रहता था। इसलिए अंग्रेजों के जमाने के पुल आज तक चले आ रहे हैं। कोइलवर पुल आप जानते होंगे, जो सोन नदी पर बना हुआ कोइलवर पुल है, जो पटना जिला को भोजपुर जिला से जोड़ता है। ऐसे उसका सरकारी नाम है अब्दुल बारी सेतु, लेकिन लोग कोइलवर पुल ही कहते हैं। कोइलवर पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और हल्की फुल्की मरम्मत होती रही और वो चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। उसमें भारी वाहन भी गुजरते हैं। लेकिन यहाँ अभी के जो पुल हैं, कोई 10 दिन में टूट रहा है, कोई 20 दिन में, कोई 25 दिन में टूट रहा है। और इस भ्रष्टाचार की अब मैं क्या कहूँ, बात हो जाएगी हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात हो जाएगी। इसी नीतीश कुमार के समय में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, 2500 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला, जिसमें एक एनजीओ था सृजन महिला विकास समिति, उसके अकाउंट में 2500 करोड़ रुपए सरकारी चले गए। चारा घोटाला की कुल रकम 900 करोड़ थी और सृजन घोटाला की कुल रकम है 2500 करोड़। और आज भी मैं कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो तो हमारे पलटू राम बेउर जेल में खिचड़ी खाते दिखाई देंगे। तो साथियों, ये बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो पुल गिरने का सिलसिला है वो अभी जारी रहेगा। और पिछले कुछ सालों में पटना में आप देखेंगे फ्लाई ओवरों का एक जाल सा बिछ गया है। फ्लाई ओवरों का जाल बिछा है और उसमें भी अब लोग आशंकित होने लगे हैं कि किस पुल के आसपास खड़ा होना है कि कब कौन पुल उनके सर पर गिर जाए। पुल निर्माण से एक और बात मुझे याद आई, वो 3 साल पहले की बात है कि अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण होना था और उसमें अशोक राजपथ पर जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसका एक हिस्सा तोड़ दिया जाता। उस पर मैंने अपना प्रतिरोध प्रकट किया। जो मुझे पुलिस पदक मिला था भारत सरकार से, वो पुलिस पदक मैंने भारत के राष्ट्रपति को लौटा दिया। और फिर इतना हंगामा खड़ा हुआ कि पलटू राम को उस फ्लाईओवर का नक्शा बदलवाना पड़ा खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाते हुए। अब वो फ्लाईओवर बनेगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।